ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क। आपको हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए दिस इज द हाफ डिस्क ऑफ रेडियस आर। इस हाफ डिस्क का जो एम मास माना है हमने, दैट इज द एम इज द मास ऑफ हाफ डिस्क। यह मास इस पूरी हाफ डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट है, इज नॉट द होलो। तो मुझे यहां लेमडा की जगह सिग्मा काम लेना होगा। सिग्मा क्या है? मास ऑफ यूनिट एरिया, दैट इज द एम अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2। मैंने पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्यों लिया? क्योंकि पूरी डिस्क का एरिया होता पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ पर हाफ डिस्क लिए, इसीलिए मैं काम में लेता हूं पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यू कैन राइट इट सिग्मा इज इक्वल टू ट्वाइस एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब वापस मैं देख सकता हूं कि लेट दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। यह वाई के दोनों तरफ सिमेट्रिक है। इट मीन्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मुझे सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज dmy अपॉन dm। अब इसे मुझे कैसे नहीं, मुझे एलिमेंट क्या मानना होगा इसमें? मैं इसमें एक एलिमेंट बहुत छोटी सी एक रिंग मान लेता हूं। स्मॉल आर रेडियस की मैंने रिंग मान ली है। और आर पर जाकर इसकी मोटाई मान लेता हूं मैं dr। The width of ring is dr. Then dm of assume element is sigma into area. Area of ring is pi r into dr। इस रिंग का एरिया होगा पाई आर, तो लेंथ हो गई, और डी आर इसकी विड्थ हो गई, तो पाई आर इंटू डी आर। डी हमारे पास है। व्हाट इज वाई? वाई का जो एलिमेंट माना है हमने, जो एलिमेंट एज्यूम किया है, उसके सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का यहां पर होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास वाई में 2r अपॉन पाई होगा। देन y इज नथिंग बट इट इज 2 स्मॉल r अपॉन पाई। नाउ कीप द वैल्यूज dm सिग्मा पाई r dr। dm के y के लिखिए 2r अपॉन पाई अपॉन व्हाट इज dm सिग्मा पाई r dr। अब स्मॉल r कहां से कहां तक वेरी करेगा? dr के थ्रू 0 to r। Then I can integrate it 0 to r, 0 to r। सिग्मा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे,
यहाँ पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो सिग्मा बाहर, 2 बाहर, आर और आर स्क्वायर अंदर रहेगा, डी आर अपॉन सिग्मा बाहर, पाई बाहर, आर अंदर, डी आर, 0 से आर। सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 3 बाई 2, 0 to r, 0 to r। Get and solve your answer 4r upon 3 5। इस प्रकार आप किसी हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। जो हाफ डिस्क है वह सिमेट्रिक होनी चाहिए y एक्सिस में। यदि इस तरह से आप उसके कोऑर्डिनेट इस तरह से आप उसको मानते हैं x और y के अंदर, तो इसका सेंटर ऑफ मास आया आपका 4r अपॉन 3 पाई। लेट यहां पर यह डिस्टेंस मैं यहां लिख देता हूं आगे बाहर, फोर आर अपॉन 3 पाई। इस तरह से हम लोग हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, center of mass of half hemisphere. सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ हेमिस्फेयर। तो यहाँ दो तरह के हेमिस्फेयर होंगे, सॉलिड और होलो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं होलो हेमिस्फेयर। Let this is the half hollow hemisphere. Radius r, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। जो हेमिस्फेयर है हाफ होलो, इसका मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके सरफेस पर पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, और यह y एक्सिस के सिमेट्रिक रहेगा। लेट m इज द मास ऑफ होलो हेमिस्फेयर, देन sigma mass density will be m upon 2 pi r square. Area of full hemisphere, complete sphere is 4 pi r square. Then इस half hemisphere का एरिया होगा 2 pi r square. तो sigma is m upon 2 pi r square. अब इसका सेंटर ऑफ मास y में होगा, ये तो हमें पता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है YCOM इज इक्वल टू DM y अपॉन DM। मुझे y निकालना है और DM निकालना है। तो व्हाट इज द DM? इसमें एलिमेंट क्या मानेंगे हम लोग? इसमें एलिमेंट क्या मानना है हमें? सोचते हैं। क्या मैं इसमें एक एलिमेंट, एक रिंग मान सकता हूं?
Yes, I can assume a ring छोटी छोटी रिंग्स हैं, एक बड़ी रिंग, फिर से छोटी रिंग, फिर एक और छोटी रिंग, ऐसे रिंग रिंग करके 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 मैं पूरा एक कंप्लीट हेमिस्फीयर बना सकता हूं. यू कैन सी दैट दिस इज द रेडियस आर. रेडियस आर. थीटा पे जाकर एक डी थीटा लिया मैंने और एलिमेंट माना रिंग जिसकी विड्थ है डी थीटा और रेडियस ऑफ एलिमेंट इज आर. स्मॉल आर रेडियस की एक एलिमेंट एक रिंग मानी है और उसकी विड्थ आई है आर डी थीटा. तो डीएम क्या है? डीएम इज नथिंग बट इट इज द मास ऑफ एज्यूम एलिमेंट. डीएम निकालता हूं. डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग दैट इज 2 पाई आर. लंबाई आर डी थीटा विथ इज द एरिया ऑफ एज्यूम्ड रिंग. तो मास आ गया हमारे पास. नाउ वाई, व्हाट इज द वाई? वाई इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एज्यूम रिंग. इसके कंप्लीट रिंग है. जब ये कंप्लीट रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास का यहां पर होगा, बिल्कुल यहीं पर होगा. तो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट ये आर है. तो यू कैन सी दैट दिस इज द आर कोस थीटा और दिस आर साइन थीटा. ये आर साइन थीटा तो ये भी आर साइन थीटा. दोबारा देखें, ये एक रेडियस है आर थीटा पर. इसका ये वाला कोऑर्डिनेट आर कोस थीटा और दिस इज आर साइन थीटा और दिस इज आर साइन थीटा तो दिस इज आल्सो आर साइन थीटा. तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 एंड आर साइन थीटा. व्हाट इज दिस? This is R cos theta. You can see Y is R sin theta and small r is R cos theta. Now keep the value and get your answer. What is dm? Sigma 2 pi small r capital R d theta upon what is dm? Sorry, y is r sin theta. What is dm? Sigma 2 pi small r capital R d theta. आप देख सकते हैं कि थीटा कहां से कहां तक होगा? 0 से 90 तक. पाई तक नहीं, 0 से 90 तक में हमारा काम हो जाएगा. हमारा कंप्लीट हेमिस्फीयर बन जाएगा. 0 से पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2. दोबारा देख ले लिमिट को. 0 से पाई नहीं, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 एंड 0 से पाई बाय 2. सिग्मा 2 पाई कांस्टेंट, सिग्मा 2 पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, इन सबको बाहर लेके आओ. सिग्मा बाहर, 2 पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, अंदर बचा स्मॉल आर डी थीटा और साइन थीटा. स्मॉल आर की वैल्यू रखे हैं आर कोस थीटा एंड साइन थीटा डी थीटा अपॉन सिग्मा 2 पाई आर बाहर, स्मॉल आर की वैल्यू रखें आर कोस थीटा
डी थीटा, 0 से पाई बाय 2 और 0 से पाई बाय 2। ध्यान से देखें, सिग्मा बाहर लिया, 2 पाई बाहर लिया, आर स्क्वायर बाहर लिया, अंदर बचा था आर साइन थीटा डी थीटा, तो आर की जगह लिख दिया मैंने आर कोस थीटा साइन थीटा थीटा। इसी प्रकार नीचे से सिग्मा बाहर लिया, 2 पाई बाहर लिया, आर बाहर लिया, आर की जगह लिखा मैंने आर कोस थीटा डी थीटा। 2 पाई कट जाएगा, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, ये वाले आर दोनों बाहर आ जाएंगे, तो ये भी एक दूसरे से इस तरह से कट जाएंगे, ऊपर केवल आर बचेगा। यहां देखें, मैं इसे लिख सकता हूं आर बाहर 0 से पाई बाय 2, 2 बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो साइन 2 थीटा डी थीटा अपॉन 0 से पाई बाय 2 कोस थीटा डी थीटा। 0 से पाई बाय 2 कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और लिमिट रखेंगे आप साइन पाई बाय 2 माइनस साइन जो इसकी ले जाएगी 1, और ऊपर साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस 2 थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, तो ये भी आ जाएगा उससे 1, तो यू विल गेट योर आंसर r बाई 2। इस प्रकार आप सेंटर ऑफ मास ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर का निकाल सकते हैं वैल्यू IQs की r बाई 2। Center of mass of solid hemisphere solid hemisphere, center of mass of solid hemisphere, let this is the solid hemisphere, radius r, mass of solid hemisphere is m। तो जो मास है वह इसे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसके लिए मैं रो काम में लूंगा, तो व्हाट इज रो? रो इज नथिंग बट रो इज m अपॉन 4/3, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। यहां पे मुझे एक एलिमेंट यूज करना है, तो मैंने एलिमेंट यूज किया हाफ हेमिस्फीयर, हाफ होलो हेमिस्फीयर, स्मॉल आर रेडियस का हाफ हेमिस्फीयर मैंने हाफ होलो स्फीयर और हेमिस्फीयर काम में लिया है। छोटे छोटे होलो हेमिस्फीयर से मैं कंप्लीट सॉलिड हेमिस्फीयर बना सकता हूं, इसलिए मैंने यह एलिमेंट काम में लिया है। तो मेरा सबसे पहला काम होगा YCOM इज इक्वल टू DMX अपॉन DM, सॉरी Y। मुझे DM निकालना है और Y निकालना। व्हाट इज DM? DM ऑफ दिस
हेमिस्फेयर इज रो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर is the area into dr. This is the volume of this assumed element of hemisphere. And what is y? Y is r by 2, क्योंकि इस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह है r by 2 पर होगा. Keep the values. What is dm? Rho 2 pi r square dr upon what is y? Y is r by 2. What is dm? Rho 2 pi r square dr. 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर. रो इज कांस्टेंट, 2 पाई इज कांस्टेंट, बाहर आ जाएंगे. ऊपर होगा आपके पास r³ बाई 2 dr और नीचे है r स्क्वायर dr. 0 से r, 0 से r. 2 पाई 2 पाई कटेगा, पाई से रो कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा r की पावर 4 बाई 4. 2 को बाहर ले लेंगे, जीरो टू आर 3 ऊपर जाएगा, यू कैन गेट आंसर 3r बाई 8. इस प्रकार सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 3r बाई 8 आएगा. Center of mass of a triangular plate. एक ट्रायंगुलर प्लेट का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है. This is a triangular plate. Height of the triangular plate is h, capital H, and this is small r, or this is let B. M is the mass of triangular plate. क्या इसमें पूरे में एरिया पूरे एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसके लिए मैं क्या काम में लूंगा, सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन एरिया. एरिया ऑफ दिस इज 1/2 इंटू h इंटू 2b. सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन 1/2 इंटू h इंटू 2b.
इसका सेंटर ऑफ मास निकालना मुझे। लेट दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। मैंने यहां से नीचे की तरफ y हाइट पर एक स्ट्रिप ले ली है, दैट इज dy। दिस इज द स्मॉल r। तो dm ऑफ दिस स्ट्रिप सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप r और r 2r इंटू dy। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास दिस स्ट्रिप? इसका सेंटर ऑफ मास नहीं होगा यहां ऊपर से, तो y इज इक्वल टू y। तो वी कैन राइट y COM dmy upon dm। What is dm? dm is sigma twice r dy and y is y upon sigma 2r dy। सिग्मा और 2 दोनों बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट है वो कट भी जाएंगे, तो सिग्मा 2 से सिग्मा 2 कट जाएगा। तो यू कैन सी इनसाइड आर वाई डी वाई अपॉन आर डी वाई। आप जानते हैं कि ये आर भी बढ़ रहा है और एच भी वाई भी बढ़ रहा है, तो आर और वाई दो वेरिएबल हैं, तो मुझे देखो रिलेशन निकालना होगा। तो कैसे निकालूं मैं? एक सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाता हूं यहां पर आर और वाई में इसे निकालने के लिए। y बाई h इज इक्वल टू स्मॉल r बाई b, देन यू कैन से स्मॉल r इज इक्वल टू b y बाई h। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाइए, y बाई h देख सकते हैं आप ट्रायंगल के अंदर इज इक्वल टू आर बाई बी। एक तो ट्रायंगल लिया है ये वाला और एक ट्रायंगल लिया है ये वाला। व्हाट इज स्मॉल आर? बी वाई बाई एच। बी से बी कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, ऊपर वाई स्क्वायर बचेगा और नीचे वाई डी वाई बचेगा। लिमिट लगा देंगे आप 0 से एच और यहां भी 0 से एच, तो ऊपर आएगा आपके पास वाई स्क्वायर डी वाई, नीचे आ जाएगा y dy। इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू y क्यूब बाई 3 0 से h और नीचे y स्क्वायर बाई 2 0 से h। सॉल्व एंड गेट आंसर 2h बाई 3। तो 2h बाई 3 is the center of mass is plate from here. Let this is the center of mass, this triangular plate, then this is 2h by 3। इस प्रकार हम लोग एक ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। टॉपिक जो स्टार्ट करने वाला हूं वह टॉपिक है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। मीन्स एक स्प्रिंग से दो ब्लॉक अटैच होंगे, इसके अंदर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन किस तरह से काम में लेंगे इसे देखते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सब इसमें तीन फॉर्मेट होते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट इज
फर्स्ट फॉर्मेट। There is a spring of mass m. Sorry, there is a spring. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ेंगे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एक स्प्रिंग लेंगे मासलेस और उसके साथ दो ब्लॉक कनेक्टेड होंगे लाइक दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अच्छा, इससे पहले बता दूं इसके अंदर तीन फॉर्मेट है। सबसे फर्स्ट फॉर्मेट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्मेट। In first format, this is a spring. The mass m1 and mass m2. Initially, a spring is in natural length. It means there is no force on the spring. When I compress both blocks, let this is compressed by x1 and this is compressed by x2. अब थोड़ा ध्यान से देखें। इनिशियली नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। इन सेकंड केस नेट फोर्स इन द सिस्टम इज आल्सो 0। फर्स्ट थिंग। सेकंड, इनिशियली सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट एंड सेकंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज आल्सो एट रेस्ट। तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी मूव। So we can say that center of mass इस लाइन पर नहीं होगा। So we can write for this m1x1 is equal to m2x2। स्प्रिंग का कांस्टेंट K है। अगर ये स्प्रिंग को x1 इधर से x2 इधर दबाया गया, लेट स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय x लेंथ। इट मीन्स x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज 0। यहां पर जब कंप्रेस कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज 1/2 kx स्क्वायर। वन बाय 2 के एक्स स्क्वायर। अब इसको कंप्रेस करके छोड़ दिया गया तो क्या ये आगे एक्सटेंडेड होगी? ये यहां आएगी वापस नेचुरल लेंथ में। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 इज 0। छोड़ा गया तो ये आ गया वापस m1 यहां पर और m2 यहां पर। तो नाउ यू कैन सी जो स्प्रिंग एनर्जी थी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग अब इस केस में 0 हो गई क्योंकि स्प्रिंग वापस नेचुरल लेंथ पर आ गई। तो वह स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कहां गई?
उसमें वह स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों M1 और M2 को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है। लेट V1 is the velocity of M1 and V2 is the velocity of the M2. Then we can say that M1 V1 बराबर M2 V2. By the momentum conservation, due to the net force on the system is 0. अब फर्दर ये स्प्रिंग आगे आती है, दोनों ब्लॉक आगे जाएंगे, let M1 comes x1 days and x2 goes M2 goes x2 days. You can say by the conservation of momentum M1 V1 equal to M2 V2 and center of mass is at rest, so we can write for this M1 x1 plus x1 dash is equal to M2 x2 plus x2 dash. Then we can write M1 x1 dash is equal to M2 x2 dash. We know very well M1 x1 is equal to M2 x2, then x1 is equal to x1 dash and x2 is equal to x2 dash. It means जितना x1 कंप्रेस किया था उतना ही x1 dash बाहर आ गया, और यहां पर देखें जितना x2 कंप्रेस किया था उतना ही x2 dash इधर आ गया. इट मीन्स जब कंप्रेस किया था x तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी 1/2 kx स्क्वायर. जब एलोंगेट हो गया ये x1 डैश से x2 डैश तक, तब भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1/2 kx स्क्वायर. क्योंकि यू कैन से x1 plus x2 is equal to x, then x1 dash plus x2 dash is equal to also x. इस तरह से हम लोग जब किसी स्प्रिंग से दो ब्लॉक जुड़े हुए होंगे और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होगा तो हमसे वह M1 M2 पूछेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं. x1 डैश x2 डैश पूछेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं. x1 x2 पूछेगा तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ रुकेंगे या अलग अलग टाइम पर रुकेंगे? दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी इस तरह से है, तो क्या दोनों ब्लॉक एक साथ रुकेंगे या अलग अलग रुकेंगे? तो वी कैन से दैट दोनों ब्लॉक एक साथ में रुकेंगे. एक साथ में ऐसे रुकेंगे क्योंकि मोमेंटम सिस्टम का इनिशियली मोमेंटम सिस्टम का 0 है, तो एट एवरी टाइम मोमेंटम सिस्टम का 0 होना चाहिए. जब यह रुक जाएगा तो इसे भी ऑब्वियसली रुकना ही पड़ेगा मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए.
एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। There is a mass of 1 kg and other mass is 2 kg. Initially, spring is compressed by length. Initially, spring is compressed by 10 centimeter. X is 10 centimeter. Then find out the velocity. Velocity when spring is in natural length. जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और जब स्प्रिंग को जैसे हम लोग रिलीज करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी, तो दोनों ब्लॉक बाहर निकलेंगे। Now, the spring is now in natural length. The velocity of 1 kg is V1 and velocity of 2 kg is V2. Find out V1 and V2. So you can say that initially potential energy of the spring is 1 by 2k x square. And finally, complete potential energy will change into the 100% kinetic energy. Then kinetic energy of block 1 kg is m1 v1 square plus 1 by 2 m2 v2 square. Let k is the spring constant. Now we have an equation but दो वेरिएबल v1 and v2. I know k, x, m1 and m2. So I have to find out the second equation to solve this equation. That is from momentum conservation. I can write from momentum conservation m1 v1 is equal to m2 v2. यहाँ से दो इक्वेशन है 1 and 2. By solving 1 and 2 we get v1 and V2. Second format. In second format, initially center of mass is not at rest. How? The spring is initially in natural length, that is the L naught, and its spring constant is K. Initially we give the velocity V naught to M2. It means initially center of mass, velocity of center of mass is not at rest. We can find out the velocity of center of mass
Yes, we can find out the center of mass like this. Velocity of center of mass is equal to m2v m1 v1, तो v1 0 है तो m1 0 प्लस m2 v नॉट upon m1 plus m2. Then you can write m2 v naught upon m1 plus m2. This is the velocity of the center of mass. Now the spring, जेटा स्प्रिंग v नोट से आगे जाएगी तो यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स आएगा जो इस ब्लॉक को पीछे खींचेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी कम करेगा, और यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वह इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, लाइक दिस. तो यू कैन से डेट जब स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन होगा उस समय दोनों m1 और m2 की वेलोसिटी सेम हो जाएगी. जब स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, क्योंकि ये कम होगा और ये बढ़ेगा, ये कम होगा ये बढ़ेगा, तब मैक्सिमम एलोंगेशन होगा स्प्रिंग के अंदर, उस समय दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी. तो वी कैन से एट मैक्सिमम एलोंगेशन at maximum elongation in spring, I can write sorry मैक्सिमम एलोंगेशन द स्प्रिंग दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी. m1 v1 और इसकी m2 की स्पीड हो जाएगी v1. इस समय मान लो x इज द एलोंगेशन इन ए स्प्रिंग, x इज द एलोंगेशन इन ए स्प्रिंग. Then you can write the equation at here by the energy conservation. Initial kinetic energy of the system is one by 2 m2 v naught square, and the final kinetic energy of the system is at the time of maximum elongation दोनों ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी एंड स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज, आप देख सकते हैं यहां पर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज m2 v naught and the final momentum of the system is m1 v1 plus m2 v1, और जहां भी इसकी वेलोसिटी v1 होगी. बाय द हेल्प ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन we can find out the maximum extension, maximum elongation in spring, that is the x. By solving these two equations we can find the maximum elongation in spring.
take example for find out the maximum elongation in spring. यहां पर एक मास जिसका ब्लॉक m है और दूसरा मास जिसका ब्लॉक 2m है, एक स्प्रिंग से अटैच है। स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है? इनिशियली स्प्रिंग L0 नेचुरल लेंथ पर है, तो हमें निकालना है इसके अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। लेट maximum elongation is x. So when spring have a maximum elongation x, then velocity of the both block is same. Velocity is v1. Twice. So by the conservation of linear momentum, we can say 2mv is equal to 3m v dash. m से m कट जाएगा, then v dash is 2 by 3v. By applying the energy conservation, initial kinetic energy is 1 by 2 twice mv square is equal to final energy is 1 by 2 m v1 square plus 1 by 2 2m v1 square plus 1 by 2 k x square. टू से टू कट जाएगा, mv square is equal to 1 by 2 mv1 square plus 1 by 2 2m to 3 by 2 x square. Keep the value of v dash from there, then you can write v1 4 by 9 v square is equal to 1 by 2 k square. Then you can write mv square by 3 is equal to 1 by 2 k x square. Okay. Then you can say x is 2 by 3 mv square by k. This is the maximum elongation in spring. इस प्रकार आप ग्राउंड फ्रेम से मैक्सिमम एलोंगेशन निकाल सकते हैं। हमने एक तो इक्वेशन लगाई मोमेंटम कंजर्वेशन की, दूसरी लगाई थी एनर्जी कंजर्वेशन की। मैक्सिमम एलोंगेशन के समय क्या कंडीशन थी कि दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो जानी चाहिए, वही हमने यहाँ पर काम में ली है। अब मैक्सिमम एलोंगेशन हमें निकालना होगा, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम से निकाल के देखते हैं किस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास से मैक्सिमम एलोंगेशन निकालेंगे। वापस वही वाला एग्जांपल देता हूं मैं, पहले वाला।
m और 2m मास है, वेलोसिटी v है। जहां पर हमें मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है वापस, तो मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज टू बाई थ्री v। You can calculate it easily. Now, from the center of mass frame, let center of mass यहाँ देता है, तो CM फ्रेम से वेलोसिटी ऑफ 2m और वेलोसिटी ऑफ m निकालनी है। So velocity of 2m mass with respect to center of mass, you can say velocity of 2m minus velocity of center of mass. 2m mass velocity v है, center of mass is 2 by 3 v, that is v by 3. Like that, find out the velocity of small m mass. Velocity of small m mass with respect to center of mass is equal to 0 minus 2 by 3 means minus 2 by 3 v. So you can write the velocity of center of mass of m is 2 by 3 v and 2m is v by 3. अब हमें मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना, तो ले 2m और m, क्या दोनों का एलोंगेशन ऐसे होगा कि 2m आगे जा रहा होगा और m इधर आ रहा होगा। तो एक मैक्सिमम एलोंगेशन दोनों की स्पीड क्या 0 हो जानी चाहिए, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होनी चाहिए। तो मान लो x इज द मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग, लेट x इज maximum elongation in a spring, then initial kinetic energy of the system is 1 by 2 m 2 by 3 whole square plus 1 by 2 twice m v by 2 whole square is equal to, convert into the potential energy of the spring 1 by 2 kx square. Now you can calculate it and get your answer for the maximum elongation in spring, that is the x. वन बाई टू और 1 by 2 कट जाएगा। Then you can say 4 by 9 v square plus 2 by 9 x square, then 6 by 9 6 by 9 mv square. से 2 टाइम 3 से 3 टाइम implied इस प्रकार आप मैक्सिमम एलोंगेशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोगों ने इससे पहले ग्राउंड फ्रेम से मैक्सिमम एलोंगेशन निकाला और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास फ्रेम से बैठकर मैक्सिमम एलोंगेशन निकाला। दोनों से आंसर सेम आए हैं।